हैं तुर्किया और शाम के ज़लज़ले की, जहां को बताते चलें कि तुर्किया और शाम लेबनान और में जो हौलनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 4000 से भी बढ़ गई है और भी 5000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। सैकड़ों लापता हैं और 1700 से ज़ायद बुलंद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। जी सगीरा में बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है अभी फ़िलहाल ऑफिशियली डेथ टोल क्या है तुर्की, शाम में और लेबनान में टोटल? जी अनफॉर्चुनेटली तुर्की और शाम का जो डेथ टोल है वो हर आए लम्हे बढ़ रहा है और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो अफवाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तुर्की में जो डेथ टोल है वो 1590 तक पहुंच चुका है और शाम में जो डेथ टोल है वो 1400 सॉरी माज़रत के साथ शाम में जो डेथ टोल है वो 1590 तक है और जो तुर्की में डेथ टोल है वो 2940 तक पहुंच चुका है। और आपको मालूम है कि हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ पर और हाई राइज बिल्डिंग का मलबा जो है वो उससे लोगों को रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल काम है और ख़ासतौर पर काम है जब बर्फबारी कुछ इलाकों में बड़ी शदीद हो रही है इस वक्त और मौसम की सख्ती की वजह से रेस्क्यू की टीमें और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर। तुर्की की कौन सी सबसे ज्यादा शहर मुतासिर हुआ है? जी सबसे पहले जो ये जल्जला पहला जो सुबह जो जल्जला आता है वो 4:17 पर वो नूरदा का एक इलाका है जो कि कारामान मारिश का इलाके में पॉइंट किया जाता है और वहाँ से अगर आप देखें तो जो करीबी सूबे हैं जिसमें अदना शामिल है, जिसमें गाजियाबाद शामिल है, जिसमें उस्मानिया शामिल है और जिसमें करीबो जवार के शहर शामिल हैं, वो सारे सूबे मुतासिर होते हैं। उसके बाद जब 9 घंटे बाद एक आफ्टर शॉक 7.5 का आफ्टर शॉक जो है वो टच करता है दोपहर को 1 बजे के करीब, उससे मजीद 6 जो सूबे हैं वो मुतासिर होते हैं और ये बेल्ट जो है एग्जैक्टली ये शाम के बॉर्डर के पास है जिससे हल्का और हमा का इलाका भी बड़ी बुरी तरह मुतासिर होता है और वहाँ भी ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। सगीर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब 2005 में याद है कि पाकिस्तान में बड़ा हौलनाक ज़लज़ला आया था, उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी एक हो गई थी, हमने रिलीफ वर्क देखा और पूरी कौम को एक असल कौम की शक्ल में हमने देखा। तुर्की में इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से रिलीफ वर्क जारी है, कितने मुल्क वहाँ पहुँच रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह पाक फौज के सिपा सालार हैं तो दस्ते रवाना कर दिए हैं, पाक फजाइया के जहाज़ के थ्रू रात में ही सामान, मेडिकल, हॉस्पिटल, बहुत कुछ उन्होंने रवाना किया। इस तरह दुनिया भर से मुस्लिम उम्मा हेल्प कर रही होगी। इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ पहुँचा है, किस तरह चल रहा है आगे, मुझे इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, रिलीफ ऑपरेशन इमीडिएटली एमरजेंसी नफज करके मुतलका सूबों में रिलीफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया था। मलबे में दबे हुए अफराद को जिंदा बचाने के लिए ना सिर्फ रेस्क्यू का अमला, अफाद का अमला, बल्कि मेडिकल की टीमें तश्कील दी गई। मेडिकल टीमों के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मुतलका मुकामी अफराद हैं, ख़वातीन हज़रात, वो हज़ारों की तादाद में रेस्क्यू अमले के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं और वॉलंटरली वो दिन रात अमले के साथ इस काविशों में है कि लोगों को मरने से जिंदा बचाया जा सके और एक जज्बा है लोगों का। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं मुतासरीन फैमिलीज के लिए और जो सरकार है उन्होंने जो हॉस्टल्स हैं, सरकारी हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट, वो खोल दिए गए हैं लोगों को पनाह देने के लिए। यहाँ पर कौम का जज्बा जो है वो बहुत ही यानी जोश जज्बा देखने में आ रहा है, मदद का जज्बा देखने में सामने आ रहा है। सगीर, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये ज़लज़ला आया उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे, किस जगह थे और जब भी इतलात मौसूल होना शुरू हुई ज़लज़ले की तो उस वक्त क्या मनाजिर थे, आपका रिएक्शन क्या था, कहाँ थे? पहले हम लोग इस्तांबुल यूरोपियन साइड पर हैं और यहाँ से जब ये सुबह खबरें आना शुरू हुई तो बड़ा ही पैनिक था। शुरू में तो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान में जब जल्जला आया था तो इस्लामाबाद में टावर का जिक्र हुआ था, बाकी केपी में और बाकी आज़ाद कश्मीर में कोई जिक्र नहीं हुआ था शुरू में क्योंकि खबरों का फुकदान था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है तो इमीडिएटली वहाँ से फुटेज और वहाँ से जो सूरत हाल है वो आना शुरू हुई। और बदकिस्मती की बात यह है कि
जल्जला उस वक्त आया जब ऑलमोस्ट तमाम अफराद अपने घरों में सोए हुए थे और ये वो टाइम था जब यानी यहाँ पर अगर फजर का टाइम है वो तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे करीब होता है और 4:17 पर जल्जला आया जिस पर जानी नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा है और अभी तक मलबे में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कम से कम 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हाई राइज बिल्डिंग में जो मलबा है वो बहुत ज्यादा होता है और उसको मलबे को वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बड़ा एहतियात से वो मलबे को खंगाला जाता है ताकि नीचे अगर जिंदा अफराद मौजूद हैं तो वो मजीद तबके ना उनकी जान भाग होने के खतरात ज्यादा होते हैं। टर्की की अगर हम बात करें सगीर, तो ये बताएगा कि हिस्ट्री में कितने जल्जले आ चुके हैं, कितना ये एरिया प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए, और क्या यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वो जल्जलों को मद्देनजर रख के की जाती है या फिर वैसे ही कर दी जाती है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। 2007 से एक कानून पास हुआ है तुर्की में कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनेगी वो जल्जला प्रूफ होंगी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है उसकी तामीर शुरू हुई और उसके बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। लेकिन उससे पहले जो बिल्डिंग है वो यकीनन उनका एक तो पुरानी बिल्डिंग्स है और दूसरा ये कि उस वक्त ये कानून लागू नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग बड़ी शानदार होती है, लेकिन क्योंकि तुर्की फॉल्ट लाइन पर मौजूद है जल्जले की और आपको अगर आपके इल्म में हो, आपको याद हो कि 1939 में एक जल्जला आया था जिसकी शिद्दत जो है वो 7.8 थी, जिसमें 10,000 से जायद अफराद नुकमाए अजल बने थे और बहुत बड़ी तबाही हुई थी तुर्की में। तो ये बुनियादी तौर पर फॉल्ट लाइन पर तो है ये एरिया, लेकिन इसका तदारक ये किया गया है कि 2007 के बाद जितनी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है उसकी तामीर हो रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।